50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा बिहार बोर्ड की तैयारी करता है तो सभी कहते हैं कि एक वेब सीरीज देख ले, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में फेल हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित एंड यू वाचिंग द ब्रिलियंट माइंड क्लासेस। चलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका एक वेब सीरीज़ के नए एपिसोड में। तो इस सीरीज़ में हम लोग अब मैथ के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैथ का क्लास नंबर 1 होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस सीरीज़ में हम लोग किस तरह से क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो समझते हैं कि एक वेब सीरीज़ में आखिर हम मैथ्स के लिए क्या करने वाले हैं। तो मैथ्स के लिए हम कम से कम 20 सेट्स का प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें पर सेट 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चंस पर सेट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अप्रॉक्स 2000 क्वेश्चंस हो रहे होंगे मैथ से भी, जैसा कि आप लोग प्रॉमिस किया गया उसी हिसाब से हम लोग चल रहे होंगे, ठीक है। इसमें हम लोग पूरे मैथ्स के क्वेश्चंस का एज पॉसिबल, जितने पॉसिबल हो सकते उतने डिटेल सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लोग एक वेब सीरीज़ में मैथमेटिक्स का एपिसोड नंबर 1 करने वाले, जिसमें हम लोग मॉडल सेट नंबर 1 यानी हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहे थे जो कि 20 होने वाले हैं, पर सेट 50 क्वेश्चंस, उसके मॉडल सेट नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। सेट मेनली क्या होगा, लगभग टोटल चैप्टर्स से लिए गए होंगे क्वेश्चंस एज अ मॉडल सेट। तो क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करते रहेंगे, जहाँ परेशानी होगा कमेंट में पूछने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जितने सारे डाउट्स होंगे उनको कोशिश किया जाएगा कि बोर्ड पर ख़त्म कर दिए जाएं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। तो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड पर लिखे गए हैं और बारी बारी से क्वेश्चन समझते हैं और आंसर देने का प्रयास करते हैं कि आखिर आंसर्स किस रूप में हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1 जो किसके बराबर होगा, ठीक है। अगर बता दें कि चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, त्रिकोणमितीय व्युत्पन्न, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन हैं, इसके बारे में समझते हैं कि आखिर ऐसे क्वेश्चंस को किस प्रकार से टैग। अगर देखा जाए कि tan इनवर्स 1 का जो मान क्या होगा, तो हमको जब भी इन्वर्टिबल फंक्शन है, इन्वर्स है, तो हमको सबसे पहले चेक करना कि आखिर जिसका इन्वर्स दिया गया उसमें उसका वैल्यू किस रूप में आता है। जैसे कि tan में 1 का वैल्यू 1 किसका वैल्यू होता है, ठीक ना। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो tan π/4 का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है कि नहीं होता। इसलिए जहाँ जहाँ 1 है हम आराम से tan π/4 लिख सकते हैं। इसलिए जो tan π/4 होगा हमारा, tan इसके जगह पर 1 के जगह पर क्या लिखेंगे, tan π/4, और इन्वर्स से tan खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है, π/4, यानी कि tan इन्वर्स 1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होने वाला है, π/4 होने वाला। कितना होने वाला, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन में 1/2 खोजेंगे किसका होगा, तो याद है ना वैल्यू टेबल, साइन में 1/2 कितना होता है, साइन π/6 का, साइन 30 का। इसमें क्या लिखेंगे कि जहाँ जहाँ 1/2 है वहाँ क्या लिखना होगा, साइन π/6। यानी अगर ई क्वेश्चन रहते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाता है, साइन इन्वर्स से साइन को कैंसिल कर दें, काटा नहीं जाता, इसको कैंसिल मान लिया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, π/6 आंसर होगा। यानी कि उम्मीद है कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे बन रहे होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया जाए तो समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि tan इनवर्स 4√x/2 - 2x किसके बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हम tan का इन्वर्स है तो समझने का प्रयास करेंगे। अगर इस पूरे वैल्यू कहीं ना कहीं सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। कुछ फॉर्मूला है हमारे पास, जैसे अगर कहीं 2 tan इनवर्स x लिखा रहा है तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हम क्या लिखते हैं इसको, tan इनवर्स 2x/1 - x², ठीक है। अगर कहीं 2 साइन इनवर्स x लिखा रहे हैं तो इसको लिखा जाता है tan इनवर्स 2x/1 + x²। मतलब क्या समझ रहे हैं, अगर नीचे प्लस है तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, अगर 2 cos इनवर्स x लिखा रहे हैं तो ये हो जाएंगे cos इनवर्स 1 - x²/1 + x, tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x²। यानी कहने का मतलब इस साइन कॉस टैन तीनों का फॉर्मूला tan के रिस्पेक्ट में। तब हम देखते हैं प्रश्न में कि आखिर किसका बन सकता है। तो अगर देखेंगे तो tan इनवर्स 4 समथिंग बटे माइनस का है, तो कहीं ना कहीं किसका होगा, tan इनवर्स का होने जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अगर इसको tan इनवर्स को अगर इस रूप में बदल दे उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2√2 tan इनवर्स x, जो भी हो x के जगह पर, तो हम इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2√x, यानी x के ऊपर क्या आ गया, 2√x। अच्छा, ठीक है। बट अगर इसमें से हम 2 कॉमन लेते क्या हो जाएगा, 1 -
एक्स, यस और नो, 2 से 2 अगर कैंसिल कर दें तो हम अगला स्टेप में क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 रूट एक्स, यानी एक्स ऊपर क्या आ गया रूट एक्स बाई 1 माइनस एक्स को लिख देंगे रूट एक्स का होल स्क्वायर, ताकि यह हमारा जो इक्वेशन इस फॉर्मूले पर आ जाए तो हम किसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 2 रूट एक्स, एक्स ऊपर क्या रूट एक्स बटे 1 माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 2 tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे इस सेकेंड नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 2 tan इनवर्स रूट एक्स। इसके अलावा आपको बता दें कि कहीं ना कहीं हमारे बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में खासकर 50 में से अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें 10 ऐसे क्वेश्चन जो फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो ये भी फार्मूला था तो हम भी लिख लिए। इसके अलावा इस फार्मूला को भी नोट डाउन करते चलेंगे ताकि आगे आने वाले प्रश्न में आपको परेशानी का सामना कम करना पड़े और आपको रिकॉल होते रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक ना एनसीईआरटी में जो ट्रिक दिया वही जानने का प्रयास करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं बेहद आसान ट्रिक है। एक बात समझेंगे, सबसे पहले नोट डाउन कुछ कर लेंगे कि सेम डॉट सेम, सेम मतलब कि आई जे के जो भी हो, सेम डॉट प्रोडक्ट किसमें, डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में सेम डॉट सेम का वैल्यू 1 हो जाता है ना, और सेम, ठीक ना, और डिफरेंट का क्या हो जाता है, डिफरेंट डॉट डिफरेंट का 0 हो जाता है। मतलब कि यही अगर डॉट प्रोडक्ट में आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर रहता तो इसका मान 1 हो जाता। वही अगर जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर रहता 1। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जा सकते हैं, के डॉट के रहता तो इसका मान क्या होता है 1। तो क्या बताइए, डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम रहे तो उसका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होते हैं 1। वही अगर इसमें डिफरेंट आ जाए, क्या आ जाए, डिफरेंट डॉट डिफरेंट, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे 0। जैसे कि अगर आई डॉट जे आ जाए तो इसका वैल्यू 0, जे डॉट के आ जाए तो इसका वैल्यू 0, आई डॉट के आ जाए इसका वैल्यू भी क्या हो जाएंगे 0। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या देखेंगे, अगर सेम क्वांटिटी एक जैसी क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते तो वैल्यू 1 आते हैं और डिफरेंट हो जाने पर वैल्यू 0 हो जाते हैं। अब हमारा प्रश्न क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये तो मतलब ही नहीं था हमारा। समझ देते क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा कि अगर ना सेम रहे, ठीक ना, आई जे और के जस्ट उल्टा हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएंगे। सेम का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है 0। वी कैन से कि सेम क्रॉस सेम का वैल्यू क्या होते हैं 0। ठीक है, वहीं अगर डिफरेंट आ जाए, क्या आ जाए डिफरेंट, तो उसके लिए कुछ तरीके हैं। डिफरेंट डॉट डिफरेंट आ जाए तो हमेशा आप एक सर्कल का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक ना, तो इसका आंसर भी डिफरेंट ही आता है। सर्कल का इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ आई जे के, ठीक है। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट सब क्रॉस ही का, अगर हमेशा ध्यान रखें कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव। जैसे आई क्रॉस अगर जे रहे, आई क्रॉस जे, ठीक है, आई से जे में जा रहा है तो क्लॉकवाइज आ रहा है तो सिंबल क्या हो जाएगा, तो प्लस का कौन आ रहा है, के आ रहा है। आई से जे में जा रहा है तो रिजल्टेंट में कौन आ रहा है, के आ रहा है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो आई क्रॉस जे में क्या आ जाएगा, के। वही अगर जे क्रॉस के हो जाए तो जे और के की ओर जा रहे हैं तो आ कौन रहा है, आई प्लस के आई। और वही के क्रॉस आई आ जाए तो के से आई में जा रहा है तो कौन मिल रहा है हमको, प्लस का जे, ठीक है। और वहीं अगर डिफरेंट डायरेक्शन में चले, डिफरेंट डायरेक्शन से आई से जे में जाए, आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो कहीं ना कहीं जे वेक्टर आएगा, लेकिन सिंबल क्या होगा इसका, माइनस में सिंबल होगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर देख लें कि के से अगर हम जे की ओर जा रहे हैं तो आई आएंगे लेकिन माइनस के आई आएंगे, ठीक है। और जे से आई की ओर जा रहे हैं तो जे से आई की ओर जा रहे हैं तो के आएंगे लेकिन सिंबल माइनस में है। अब प्रश्न देखते हैं कि आई से जे की ओर गए हैं, ठीक ना, तो आई से जे की ओर जाएंगे तो के आएगा लेकिन के किस में आएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी आने वाला प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव आता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं।
तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि बोर्ड्स जो हैं कहीं ना कहीं 50 में तो 10 फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन टारगेट करते, तो कुछ फार्मूला जो इससे रिलेटेड लिख लेते हैं, फिर आंसर के बारे में बात करेंगे इसका क्या होना चाहिए। सबसे पहले फार्मूला कि अगर रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा ना, डी एक्स छूटा हुआ है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये होगा ही, उसके अलावा दूसरा देखते हैं कि अगर नीचे अगर क्या हो जाए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या होगा, इंटीग्रेशन -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या होगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन इसका उसी का नेगेटिव होगा तो क्या होगा। सबसे पहले ध्यान रखें कि नीचे अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो tan का फॉर्मूला, यानी कि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो फॉर्मूले थे 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, और प्लस से जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि रूट अंडर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है एक्स बाई ए हो जाता है, और कुछ इसमें झंझट वाली बात नहीं है। सिमिलरली चूँकि ए की रिस्पेक्ट में दिया होता है, हम फॉर्मूले को ए ही की रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। अगर माइनस आ जाएगा तो कॉस में, अगर माइनस आ जाए हो जाता है उस, अगर माइनस आ जाए इसमें तो ये हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स, किसका, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए का, और ये होगा कॉट इनवर्स एक्स बाई ए, 1 बाई ए कॉट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है इसी से रिलेटेड फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन जरूर करेंगे और देखते हैं कि अगर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहे तो उसका जो आंसर होंगे वो tan के रिस्पेक्ट में आ रहे होंगे, इसीलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा 4 जो इससे रिलेटेड मिलते जुलते फॉर्मूले थे उसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 4, 3, 7 और 1, -1 और -5 के बीच की दूरी निकालें। क्लास 10 से रिलेटेड टॉपिक है जो हमको पढ़ना है 3D में, ठीक है। तो कर रहे हैं कहीं ना कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, 3 अक्ष के जो बिंदु दिए गए उनके बीच की दूरी निकालना, ठीक ना। तो इनके बीच की जो दूरी होता है, ठीक ना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं की जो बीच की दूरी होता है, डिस्टेंस डी ऊ कैसे निकलता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर, y2 माइनस y1 के स्क्वायर और z2 माइनस z1 के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं x y z हमको दिया हुआ, इसको x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2 अगर हम मान ले तो, ठीक है। अब देखिए x2 क्या है, 1 -4 का स्क्वायर प्लस -1 और -3 का स्क्वायर प्लस -5 और -7 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक फिर देखते हैं क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक लाइन अगर इसी में लिख देते क्या होता है, 9 + 16 + 144, तो टोटल जोड़ जाड़ कर कितना आएगा, कहीं ना कहीं 159 है। कितना है, 159, किसका रूट होता है, तो रूट अंडर 169 जो रूट होता है किसका होता है, 13 का। तो इसका निकालने का मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो कितना होगा, 13 हो रहे होंगे, ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से बेहद आसान क्वेश्चन, और एग्जाम में इस बार हर बार डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस क्वेश्चन को टारगेट किया जाते हैं ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो देखा जाए कि क्योंकि 2/2 ऑर्डर का, कितना ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का। तो अगर ABCD कोई, अगर इंटीग्रेशन ABCD कोई रहता है तो इसका इंटीग्रेशन किया जाता है गुना करके, कि A गुने D माइनस B गुने जो C होता है वही क्या होता है, 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देता है ना। अब यू का सारणी का मान बताता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए अगर हम इसका डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो 4, 5, 16, 20 को क्या करेंगे, सबसे पहले 20 में 4 से गुना करेंगे और -16 में 5 से, तो क्या हो जाएंगे, 20
चूँकि 80 माइनस 80 और 80 में से 80 जाएगा तो 0, यानी जो दिए का डिटर्मिनेंट है 4, 5 और 20, 16 जो भी हो, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी 0। ठीक है, जिस प्रकार से दुनिया गोल है उसी प्रकार से इस प्रश्न का भी जवाब क्या आया, गोल लड्डू 0। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है अवयव, तो 2a का डिटर्मिनेंट क्या हुआ। ठीक है, अगर बात किया जाए कि 2a का डिटर्मिनेंट क्या हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले a में 2 से गुना करना, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना। तो लिखेंगे चूँकि a बराबर क्या गिवन है हमको 1 2 4 2, इसलिए 2a क्या हो जाएगा हमारा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक बात ध्यान रखें, आगे प्रश्न वैसे है लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स में जब भी गुना होता है बारी बारी से सभी एलिमेंट में होता है। क्या बोले, मैट्रिक्स में जब भी गुना होता है सभी एलिमेंट में बारी बारी से गुना होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। इसके बारे में क्वेश्चन नंबर इसमें देखने वाले। डिटर्मिनेंट में हम एक रो या फिर एक ही कॉलम में किसी संख्या से गुना या फिर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, देखेंगे तो क्या बोले कि इसमें चूँकि मैट्रिसेस है तो सभी में गुना होंगे। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा कि 2 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और फिर 2 2 ज़ा 4। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि 2a का डिटर्मिनेंट निकालिए। तो 2a हम निकाल चुके हैं, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो मैट्रिक्स का सिंबल विल बी चेंज इन डिटर्मिनेंट। तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे किया जाता है कि हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। नहीं, 4 में किससे गुना करना, 2 में, और ठीक है, और माइनस 4 गुने 8, तो कितने हो जाएंगे, 8 माइनस 32, 32 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24, माइनस का 24। ठीक है, माइनस 24। ठीक है, लेकिन ऐसा तो कुछ रिजल्ट हमको मिला नहीं। अब देखते हैं कि जो कि ए से डिटर्मिनेंट, ए से रिलेशन पूछा है, ठीक ना, कि जो किसके बराबर होगा। तो अगर हम ए का डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 2 4 2 मीन्स वाट, 1 गुने 2 माइनस 2 गुने 4, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 8 यानी कि माइनस के 6। अब देखेंगे डिटर्मिनेंट किसका के बराबर रहा है। तो अगर अब यानी कि अब अगर हम देख ले कि 2 डिटर्मिनेंट कितना है, माइनस के 24 है। इसको लिख सकते हैं 4 गुने माइनस के 6, और माइनस 6 के ऊपर क्या लिखेंगे, अभी डिटर्मिनेंट ये निकालेंगे नहीं निकालें, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या समझ गए कि 2 डिटर्मिनेंट ए जो है किसके बराबर हो जाएगा, 4 डिटर्मिनेंट ए के बराबर हो रहे हैं। ठीक है, कुछ रिजल्ट इसमें हम नोट कर सकते हैं। सबसे पहले कि यदि, ठीक ना, इसको मिटा यहाँ नोट कर लिया। ठीक है, यदि ए एक n ऑर्डर यानी एक n कोटि का अवयव है, क्या नोट करके लिखना है कि अगर n एक n ऑर्डर का अवयव है, तो जो a का जो डिटर्मिनेंट होगा वो k के पावर n गुने डिटर्मिनेंट a के बराबर होगा। ठीक है, फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में भी पूछे गए हैं, तो इसको PYQ अगर लिख लीजिएगा तो गलत नहीं है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे कि इस पर देख लेते हैं कि कितने बाई कितने ऑर्डर के थे, 2 बाई 2 ऑर्डर का। ठीक है, कितना से था, इसका मतलब क्या कि 2 गुने डिटर्मिनेंट था ना, तो के कितना था, 2, तो 2 के पावर कितना करना होता था हमको, 2 के पावर 2 करना था डिटर्मिनेंट, यही ना कहीं तो 4 डिटर्मिनेंट के बराबर था। क्या आ रही बात है समझ में। ठीक है, वही अगर 3 से गुना करना था 3 का डिटर्मिनेंट, तो क्या होता, 3 के पावर 2 गुने डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, यानी कि 9 गुने डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। और यही 3/3 हो जाएगा तो पावर 3 हो जा रहे होंगे। तो कहने का मतलब क्या कि अगर n ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, अवयव दिया हुआ है, और उसमें k से गुना करके तब उसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, तो k के पावर कर देंगे जितना उसका ऑर्डर होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक ना, तो इसको नोट ज़रूर कर लेंगे। ठीक ना, कुछ बातें को रफ कर देना ही ठीक होगा। इसी को रफ करते हैं। ठीक है, आगे समझते जो क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन 1 + cos 2x dx। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ फार्मूला जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूला कि 1 + cos 2x जो फार्मूला होता है, प्लस अगर आपको याद नहीं ही होगा, ठीक ना, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, cos बहुत कंजूस होता है, जब भी पॉजिटिव देखता है खुद जाता है, माइनस में भेजता साइन को, पड़ोसी को जाओ कि तुमको बुला रहा था कोई।
तो 1 प्लस है ना, तो कॉस खुद आएगा, तो होता है कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है क्या? चलिए ठीक है। इसके अलावा अगर यही माइनस होता 1 माइनस कॉस 2x, तो क्या बता, थोड़ा देर अगर आप गौर किए होंगे तो माइनस होगा तो साइन को भेजना होगा, तो 2 साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई साहब, 1 प्लस कॉस 2x dx। तो हम क्या लिखेंगे इसके जगह पर, इसके जगह पर क्या लिखेंगे पूरा की जगह पर कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, यस और नो। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रूट से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, रूट अंडर 2 कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, और स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जा रहे होंगे तो हम क्या लिखेंगे कि रूट अंडर 2 कॉस एक्स dx। ठीक है ना। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वह हॉस्पिटल का ना किसी हॉस्पिटल का मरीज समझ लेंगे, हमेशा ही कॉन्स्टेंट का इलाज नहीं करता, जिसके साथ वेरिएबल होते हैं उन्हीं के पर ऑपरेशन अप्लाई होता है। तो रूट अंडर 2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो भी हो, आई होप ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, जिसमें पहले हमारा इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx, कॉस एक्स dx, डिफरेंशिएशन जो डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स का वो होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, क्या होगा माइनस कॉस एक्स, और इसका क्या होगा साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके अलावा अगर टेन एक्स डी एक्स का देख ले, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है, और सेक एक्स का देख ले, सेक एक्स डी एक्स का, तो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सी। तो इस कुछ फॉर्मूले याद रखना ज़रूरी, जिसमें एग्जाम में पूछा हुआ कौन, tan x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। विद ना क्वेश्चंस बढ़ने के साथ साथ सारे क्वेश्चंस आने वाले थे, इसलिए नोट डाउन करते रहेंगे तो आगे आने वाले प्रश्न में आपको परेशानी का सामना थोड़ा सा कम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। ठीक ना, पिछले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है। इसमें कह रहा है कि 2 में अगर डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ठीक ना, अगर थोड़ा सा अंतर हम समझ लें कि मैट्रिक्स जो होता है और डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लीकेशन किस रूप में किया जाता है, डिटर्मिनेंट। तो भाई साहब अगर ABCD कोई मैट्रिक्स है, ABCD, तो अगर इसमें हम 2 से गुना करेंगे A में, तो इसमें 2 से सभी डिजिट में गुना होंगे। इसका मतलब क्या है कि 2 में A से भी गुना होगा, 2 में B से भी गुना होगा, C से भी गुना होगा, D से भी गुना होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसे नहीं होते हैं। मतलब क्या, इसमें गुना होगा तो हो जाएगा क्या कि इसमें हो जाएगा 2A 2B 2C 2D। लेकिन डिटर्मिनेंट में इस ऐसा कतई नहीं होता। अगर मान लेते A कोई मेरे पास डिटर्मिनेंट है ABCD, तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि प्रश्न नहीं बन जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा ABCD हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब या तो हम किसी एक रो में करें, या तो हम फर्स्ट रो में करें, या फिर सेकेंड रो में करें, या फिर फर्स्ट कॉलम में करें, या फिर सेकेंड कॉलम में करें। यानी इसका मतलब कि या तो हम इसमें गुना कर दें 2A 2C, तो ये हमारा सही है, या फिर हम कर दें AC को छोड़ दें 2B 2D कर दे, भी सही है। इसके अलावा हम क्या कर दें, इसके अलावा हम कर दें रो में कर दें 2A 2B CD, ये भी सही है। या फिर हम क्या कर दें AB को छोड़ दें, C में गुना कर दें 2C 2D, तो ये भी सही है। इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट में किसी प्रॉपर एक रो या फिर एक ही कॉलम में किसी संख्या से गुना किया जाता है, या फिर कॉमन भी निकाला जाता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में चूंकि 2 से गुना किया जा रहा है, तो देखेंगे जिसके रो या कॉलम में सभी एक ही में 2 से गुना किया गया हो। इसमें देखेंगे तो सिर्फ 1 से किया गया, तो ये तो नहीं होने जा रहा है। इसमें भी 1 से किया गया, नहीं होने जा रहा है। इसमें भी 1 से किया गया, नहीं होने जा रहा है। इसके एक जो हमारा C1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। इसका मतलब होपफुली यही हमारा आंसर हो रहा होगा। जबकि भाई अगर मैट्रिक्सेस रहते हैं, आप भी रहता तो सभी में प्रॉपरली गुना होना पड़ता है इसको। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पिछले से रिलेटेड है। ठीक है, अगर पीछे वाला नोट किए होंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। देखिए कौन होगा ABCD में सही समझते हैं। ठीक है, क्या बताए थे पीछे पिछले क्वेश्चन में हम लोग चर्चा क्या किए थे कि अगर सबसे पहले डॉट के बारे में बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट।
डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, अगर आई डॉट आई रहेगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, जे डॉट जे रहेगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, के डॉट के रहेगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। वहीं इसका अलग अलग बात करें कि आई डॉट जे हो जाएगा वैल्यू 0, आई डॉट के हो जाएगा वैल्यू 0, जे डॉट के हो जाएगा वैल्यू 0, के डॉट आई हो जाएगा वैल्यू 0। यानी कहने मतलब डॉट प्रोडक्ट में अगर अलग अलग आ गया तो फिर पटना ही नहीं, एकदम 0 वैल्यू। क्रॉस प्रोडक्ट में देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इन सारे तथ्यों को बार बार लिखते रहेगा क्योंकि अब ताकि आपको याद हो जाए। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। क्रॉस में खुद का खुद से नहीं पड़ता, डॉट अपने आप को समझता है लेकिन क्रॉस नहीं समझता। यानी क्या समझ गया कि डॉट समझदार होगा, कहीं नहीं क्रॉस गलती, देखना ही में गलती लग तो कहीं नहीं बदमाश होगा। क्रॉस देखे खुद है, अपने में इसको नहीं पड़ रहा वैल्यू 0, लेकिन जैसे दूसरे को देखेगा है ना, दूसरे को देखेगा आई जे तो कुछ ना कुछ वैल्यू बनाएगा, जे के वैल्यू बनाएगा, के आई वैल्यू बनाएगा ना, के जे वैल्यू बनाएगा, किस रो बनाएगा, फिर हम वही सर्कल से बात करेंगे, ठीक ना। और अगर जे आई के बारे में बात करें तो क्या होगा, ठीक है। तो फिर से वही सर्कल ले लेते हैं, वही जिस प्रकार से धरती गोल है उसी प्रकार से इसका जवाब भी गोल होने जा रहा है, ठीक है का। तो आई जे और के क्या बताते हैं, अगर क्लॉक वाइज चलने जा रहे हैं तो जवाब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे। जैसे आई और जे की ओर बढ़ेंगे तो के हमारा क्या होगा, प्लस का होगा। के और आई, जे और के की ओर बढ़ेंगे तो आई हमारा प्लस का होगा, के और आई की ओर बढ़ेंगे तो भी हमारा प्लस का होगा। लेकिन जैसे अपोजिट जाएंगे, के जे है तो माइनस के आई, जे आई है तो माइनस के, इसी प्रकार से। तो प्रश्न हमारा क्या था, आई जे है क्रॉस प्रोडक्ट में दूसरा, इसका मतलब इसका वैल्यू होंगे कुछ ना कुछ होंगे, क्रॉस में दूसरे से पट रहा हो रहा है। नहीं तो आई जे को करेंगे तो के आएंगे प्लस के कि माइनस के, तो हम इसे डिसाइड कर लेंगे कि जे आई और जे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, इसका मतलब कि सही में पॉजिटिव होंगे, ठीक है क्या। आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, कुछ फॉर्मूले कि डी बाई डी एक्स ऑफ जो साइन एक्स होता है वो कॉस एक्स हो जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस cos स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x dx, sec x tan x, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस cos x इंटू cot x इंटू cot x, ठीक है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अब देख लेते, इतने हमको कम से कम आने चाहिए थे फॉर्मूला इस क्वेश्चन को जानने से पहले, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x होगा। हम याद किस प्रकार से कर रहे थे, अगर थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो जितने c का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है वो सब नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। c का जितना किया जा रहा है सबका नेगेटिव आ रहा है, और हम cos यानी c वाले को है ना, हम c वाले को कंजूस से याद रख देते हैं ना, कि जितना कंजूस का डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा कंजूसी में नेगेटिव साइन होगा। ये ट्रिक थोड़ा सा काम करने वाला 11th क्लास वाले विद्यार्थियों के लिए भी, ठीक ना। तो क्या समझे कि जितना सी का डिफरेंशिएशन होगा सबका क्या होगा, माइनस, यानी कि डिफरेंशिएशन cos x सी है ना, डिफरेंशिएशन कर रहे नेगेटिव वैल्यू देगा अपने कंजूसी कारण, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन हम cot x कर ले, cot c से है ना, इसका मतलब माइनस का वैल्यू देने वाला, ठीक है। cos x है ना, c आ गया माइनस का वैल्यू देने वाला। उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर आ रही तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि इसमें 3 बार डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन कितने बार करने हैं, 3 बार करने हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा हौच पौच हो गया ना, अगली बार से सुधार देंगे, ठीक है। इसमें कितने बार डिफरेंशिएशन करना है, 3 बार। तो सबसे पहले एक बार डिफरेंस एक इसके अलावा कुछ फॉर्मूले इससे से रिलेटेड हो, क्या है, अगर डिफरेंशिएशन x के पावर n रहता है तो n को आगे करके x में से 1 घट जाता है, ठीक है। मतलब पावर को, जैसे कि क्वेश्चन एक लिख लेते हैं, अगर डिफरेंशिएशन x के पावर 5 है तो क्या होगा, 5 को आगे फेंकेगा, 5 के पावर में से 1 घटा देगा, 5 - 1 यानी कि 4, तो क्या हो जाएगा 5x के पावर 4।
उसी प्रकार से पहला डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy/dx ऑफ x के पावर 4, तो क्या हो जाएगा 4 को बाहर करेगा पावर 1 कम। फिर दूसरा बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy/dx ऑफ dy/dx, तो एक्चुअली ये हो जाएगा d²/dx² ऑफ किसका 4x³। फिर 4 में 3 से गुना होगा तो 12 और x के पावर कितना हो जाएंगे 2। फिर तीसरी बार करेंगे तो dy/dx³ कितना 12x² का, तो 12 गुने 2 और x के पावर 2 में से 1 कम होंगे तो 12 1 पावर 1 हो जाएंगे, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 6। यानी कि ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ x के पावर 4 क्या हो जाएंगे 12x, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि कुछ तो बातें समझ में आ रही होंगी, जिनको अगर अभी तक के इस 12 तक क्वेश्चन में अगर जिनको 5 भी समझ में आ रहा है, समझिए आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। यानी आपको और ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरी है। आप किसी के सानिध्य में रख कीजिएगा तो कहीं ना कहीं बेस्ट हो रहा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोग एक सीरीज़ में 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी कि टोटल अप्रॉक्स मैथ के लिए 2000 क्वेश्चंस हो रहे होंगे अगर आपका सपोर्ट मिला तो, ठीक है। ज़्यादा प्रोबेबली है कि आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। सपोर्ट मीन्स व्हाट, कि आइए मेहनत कीजिए, देखिए जहाँ परेशानी है वहाँ बात करेंगे, ठीक है, और मिलकर बोर्ड के लिए तैयारी करेंगे। मेरा कुछ अनुभव है जो आपके साथ शेयर कर रहे होंगे, ठीक ना। मेरे कुछ दोस्त का, मेरे कुछ गुरुजन का भी जितने एक्सपीरियंस है, अनुभव, उसको आपके साथ शेयर किया जाएगा, ताकि जो गलतियाँ अभी तक हो रही थी वो आपसे नहीं हो पाए। और हमेशा क्या करेंगे, प्रॉपर कॉपी बना रहे होंगे ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, ठीक है। इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि x के पावर 5 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा x के पावर 6/6 प्लस के कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, किसी बुक में c भी दिया रहता है, एनसीईआरटी में खासकर। x के पावर 5/5 प्लस के, x के पावर 7/7 प्लस के, x के पावर 8/8 x के पावर 8/8 प्लस के, ठीक है। फॉर्मूला के बारे में बात कर ले कि किसी इंटीग्रेशन x के पावर n dx के लिए क्या हो जाता है, जो फार्मूला हो जाते हैं, ठीक है। क्या इंटीग्रेशन x के पावर n dx का क्या होता है, x के पावर में 1 जोड़ देंगे और जितना पावर उतना नीचे, और प्लस के कांस्टेंट के लिखे या फिर c लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो x के पावर कितना, हमारा क्वेश्चन क्या है, x के पावर इंटीग्रेट पार्टिकल हमारा x के पावर 5 dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 5 में 1 जोड़ देंगे बटा उतना नीचे प्लस के c, यानी आंसर क्या हो रहा है x के पावर 6/6 प्लस c। आंसर कहीं है ऑप्शन में, सबसे आसान क्वेश्चन नहीं था हमारा, ठीक है। अगला इंटीग्रेशन 0 का क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 का याद रखिए कांस्टेंट होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 dx का क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा कुछ फॉर्मूला जो इससे रिलेवेंट है, सबसे पहले इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स। अच्छा, हमेशा ध्यान रखेंगे सी जहाँ भी होगा नेगेटिव होगा, यहाँ भी सी है ना, इसमें रिजल्टेंट में सी नेगेटिव होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी के। इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स छूट रहा था ऊपर भी, ये क्या हो जाएंगे, साइन एक्स प्लस सी। अगला इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये होगा टेन एक्स प्लस सी। अगला इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सही होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, इसका होगा सेक एक्स प्लस सी। और कम से कम इस सीरीज़ के लास्ट तो देख ही लेते, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। इसके अलावा बहुत सारे और हैं, तो समय के साथ हम लोग, यानी अगर एक ऑब्जेक्टिव में इतने फार्मूले के बारे में चर्चा कर रहे, तो आने वाले विद द हेल्प ऑफ जितने फार्मूले होंगे हम इस सारे क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से सीरीज बेहद यूजफुल और प्रॉफिटेबल होने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, कॉस क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x किसका वैल्यू क्या होगा। अगर देखेंगे तो एंगल सेम है, ठीक ना। एंगल सेम होने के लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 3 रिलेशन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। सबसे पहले कि यदि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x रहे तो आंसर होगा π/4। अगर
कॉट tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स रहे तो इसका वैल्यू क्या होगा π/4। अगर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स रहे तो इसका वैल्यू क्या होगा π/4। इसमें सिर्फ एंगल जो होना चाहिए एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, जो साइन में एंगल है वही कॉस में एंगल होगा, तो डायरेक्ट हम वी कैन से आंसर विल बी π/2 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से सही जवाब होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे जो इसका जो एंगल होगा हमेशा साइन और कॉस के रेंज से आएंगे, ठीक ना, माइनस इनवर्स के रेंज से, -1 और 1 के बीच हमेशा होंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन के बारे में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, स्क्रीन मतलब मोबाइल नहीं, बोर्ड की स्क्रीन पर, और उससे मोबाइल की स्क्रीन पे जा रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर PA 3/8 है, PB 1/2 है, तो था PA इंटरसेक्शन B 1/4 है, तो PA यूनियन B क्या होगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो सेट से जो मिलकर बना है, तो इसके लिए फार्मूला कहता है PA यूनियन B का जो फार्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो हमको यूनियन बी ही निकालना है। इसका वैल्यू क्या दे दिया है 3/8, ठीक है, इसका 1/2 और इसका 1/4। वट क्या होने जा रहा है एलसीएम, अगर सब का ले ले तो 8 हो जाएगा, 3 4 बार में 2 पर 4 हो जाएगा, और -2, तो क्या हो रहा है 7 - 2/8 यानी कि 5/8, यानी कि इस PA 3/8 और PB 1/2 और PA इंटरसेक्शन B 1/4 के लिए जो PA यूनियन B हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वही बात जो पीछे हम लोग कह रहे थे, ठीक है। क्या कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। अगर I क्रॉस J का वैल्यू देखें तो वही हम दुनिया पर आएंगे कि I J और K है, ठीक है। तो I क्रॉस कर रहा है तो क्लॉक वाइज आ रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव हो रहे होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि K और इसके अंदर का जो होगा K वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, यस सर नो। और क्रॉस जो अपने आप का दुश्मन होता है, क्रॉस में अपना एक दूसरे आ गया एक दूसरे के सामने तो एक दूसरे को क्या कर देता है 0, जबकि डॉट ना एक दूसरे के लविंग होता है, एक दूसरे से है ना जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या समझा कि K क्रॉस K का वैल्यू क्या हो जाना है 0। 17 है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही होंगे। अगला क्वेश्चन है जस्ट मिलता जुलता है लेकिन चेंज थोड़ा सा, कि J.K क्रॉस I है, तो कहीं ना सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्रॉस है तो हम क्रॉस के बारे में समझते हैं कि I J और K में क्या है K क्रॉस I। इसका मतलब कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन से पॉजिटिव होंगे, तो इसको क्या लिखेंगे हम कि J डॉट और I K और K क्रॉस I कर रहे हैं तो कौन देगा हमारा J देगा प्लस का, अच्छा। और J एक दूसरे के कहीं ना कहीं डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ मिलकर रहता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका वैल्यू 0 नहीं क्या होगा 1 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात किया जाए तो क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कि XY तल का समीकरण क्या होगा, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कि जिस तल का समीकरण होगा उस तल का वैल्यू 0 कभी नहीं होंगे ना, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी भी सही होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे क्योंकि हमें क्लास 12 में 3D ज्योमेट्री के बारे में बताया कि भाई साहब एगो x है दूसरा y तो तीसरा z एक्सिस भी होगा, यानी आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि ई और ई 0 नहीं तो समीकरण XY तल का ही होगा, ठीक ना। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि z का मान क्या होना चाहिए 0 होगा, तब इस तल का समीकरण आराम से मिल सकता है। किसके लिए, यानी XY तल के लिए z का मान क्या होना चाहिए 0। वही अगर XZ बोले तो इसमें y का मान 0 होना चाहिए, है ना। और YZ बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है x का वैल्यू क्या होना चाहिए 0। तो तल जो भी हमारा प्लेन हो उसके लिए क्या होगा, उस प्लेन को छोड़कर बाकी अगर 0 होंगे तो समीकरण बन रहे होंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम है। ऑप्शन क्या होगा इसका, तो XY तल के लिए ई हो सकते हैं लेकिन प्रॉपर रीजन नहीं है क्योंकि हमें 3D ज्योमेट्री पढ़ाना है, मतलब क्लास 12 में पढ़ना। तो हिसाब से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट सही हो रहे होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर आगे क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, बेहद आसान क्वेश्चन है।
डिफरेंशिएशन से पीछे अगर जो फॉर्मूला नोट डाउन किए उनको समझ में आ रहा है, प्रश्न जो जितने सारे बनते हैं कहीं दूर से नहीं बनते, आपके बुक और आपके फॉर्मूले से रिलेटेड बनते हैं, ठीक ना। डिजिट वाला क्वेश्चन बहुत कम होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है। तो समझिए कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फॉर्मूला फिर से लिखेंगे हम लोग कि डिफरेंशिएशन जो होता है साइन एक्स का कॉस एक्स, भैया कॉस एक्स का याद है कि कॉस सी से कंजूस होता है, तो हमेशा माइनस होगा, नेगेटिव, ठीक है। tan एक्स का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का फिर सी आ गया तो माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स। अब इधर लिख दे क्या, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स, और फिर कॉस से आ जाएगा सी से कंजूस यानी माइनस का सिंबल कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। तो होपफुली आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स, ऑप्शन नंबर सी। तो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ठीक ना। समय के साथ हम क्वेश्चंस बहुत टफ करना शुरू करें, लेकिन इनिशिएशन है, आप अपना एल्गोरिदम बनाने का प्रयास कीजिए। हम आपको ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी कराने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू डी एक्स क्या होगा। फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे कि इंटीग्रेशन कि एक्स के पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कि पावर में एक जोड़ देंगे और जितना पावर उतना नीचे प्लस के 1, अब प्लस के कांस्टेंट सी लिखे या फिर के लिखे, ठीक है। तो x के पावर कितना है 3, तो x इंटीग्रेशन x के पावर 3 dx है, तो क्या लिखेंगे x के पावर 3 में एक जोड़ देंगे, जितना ऊपर पावर उतना नीचे प्लस के, तो क्या होगा x के पावर 4/4 प्लस के। ऑप्शन इसके अनुसार ए नंबर होना चाहिए। होपफुली कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। ज़्यादा बेस्ड है, ठीक ना, कहीं ना कहीं आपका बेस बन रहा है, ठीक ना। तो किसी भी चीज़ का बेसमेंट बनने में उसके भविष्य की आप कल्पना नहीं कर सकते, ठीक ना, कल्पना मात्र ही रहता है। तो इसलिए जिनको परेशानी हो रहा, नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा संयम रखिए। कहीं ना कहीं समय के साथ जो बदलाव होगा फिर भविष्य बनाने वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा। फिर से इनवर्स फॉर्मूला ही है, तो फिर से फॉर्मूला लिखते हैं कि आज जितने पॉसिबल है। सबसे पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन अगर साइन इनवर्स एक्स होता तो क्या होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएशन अगर कॉट इनवर्स एक्स होता तो सिर्फ माइनस लग जाता 1/√1 - एक्स स्क्वायर। अगर डिफरेंशिएशन tan एक्स रहता तो हो जाता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर डिफरेंशिएशन वही कॉट एक्स रहता तो हो जाता -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई साहब इसके अलावा एक और है, डिफरेंशिएशन सेक एक्स रहता तो 1/mod x √x² - 1, और वही डिफरेंशिएशन अगर cosec x रहता सिर्फ सिंबल चेंज हो जाएंगे माइनस। सी जहाँ भी आएगा माइनस हमेशा ध्यान रखेंगे, सी का माइनस कभी साथ नहीं छोड़ने वाला है। 1/mod x √x² - 1। तो दीज आर द टोटल इंटायर फॉर्मूला ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। इन्वर्टिबल सेक इन्वर्स एक्स, जितने इन्वर्स है उन सारे के फॉर्मूला है। तो होपफुली कि आपके प्रश्न जो कि है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स डी एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, उसका जवाब क्या हो जाएगा माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक हमारे पास फंक्शन दिए गए, जो फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या 3x - 4, तो कह रहा है एफ इन्वर्स एक्स निकालने के लिए। एफ इन्वर्स एक्स निकालने का आसान, मतलब जो भी तरीके हैं वो आसानी है, समझिए क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूशन वाले पार्ट में सबसे पहले जो दिया हुआ है लिखेंगे गिवन दैट एफ एक्स बराबर 3x - 4, जिसका भी इन्वर्स निकालना उसको हम क्या करेंगे y मान लेंगे, उस एक फंक्शन y है, तो लेट करके लिखेंगे माना एफ एक्स बराबर y, और एफ एक्स का वैल्यू क्या है मेरे पास 3x - 4 = y। अब x को y के टर्म में लिख देंगे, क्या बोले x को y के टर्म में उल्टा कर देंगे काम, यानी y बराबर एफ एक्स है, नहीं y बराबर इतना, तो हम x बराबर y के टर्म में लिखेंगे, तो क्या होगा 3x, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इधर गुणा में उधर जाएगा तो किस में होगा भाग में, तो x बराबर y + 4/3। और इस फंक्शन को मान लेंगे जी वाई, लेट x बराबर एक फंक्शन है मेरे पास जी वाई, क्योंकि y का फंक्शन है तो y ना मानेंगे, x का फंक्शन था एफ एक्स,
तो क्या होगा, तो जी वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा y प्लस 4/3। यही जो जी वाई है, ठीक ना, यानी जी वाई जो है एफ एक्स का इन्वर्स है। किसका इन्वर्स है? एफ एक्स का इन्वर्स है, इन्वर्स यानी एफ इन्वर्स एक्स यही है। लेकिन चूंकि y के टर्म में तो जहाँ जहाँ y है वहाँ अगर हम x लिख देंगे तो कहीं ना कहीं एफ इन्वर्स एक्स हो जाएगा। इसलिए जो एफ इन्वर्स यानी इसका मतलब एफ इन्वर्स जो है जी के बराबर है, तो एफ इन्वर्स एक्स किसके बराबर होगा? जी एक्स के बराबर होगा। और यहाँ जी वाई में y था तो जी एक्स में क्या हो जाएगा? x प्लस 4/3। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए कॉमन है, यानी इसको ऐसे लिखा गया 1/3 x प्लस 4। होपफुली समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर की ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 23 के ए। फिर क्वेश्चन नंबर 24 और 25 के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में जो एंगल है 7π/6, अगर हम कॉस के बारे में बात करें तो कॉस में जो इनपुट होता है, जो डोमेन उसका होता है वो 0 से पाई यानी 180 के बीच ही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है जो 7π/6 है उसका वैल्यू 210 डिग्री आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? या तो 180 प्लस थीटा लिख दें, या फिर 360 माइनस, अगर हम 360 माइनस क्या लिख दें 70 कम होगा क्या? अच्छा 360 माइनस क्या लिखेंगे हम? देखिए 50, 150 लिख देंगे तो हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखना था, देखो क्या लिखेंगे? 2π माइनस 5π/6। अगर हम गौर से देखेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 12 में से 5 जाएगा तो कहीं ना कहीं 7π/6 हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। और cos 2π माइनस 5π/6 जो होगा वो 5π cos 5π/6 होगा। कितना होगा? cos 5π/6 होगा। यानी कि हम पूरे इसके बदले में क्या लिख देंगे कि cos इनवर्स cos 5π/6, और cos से इन्वर्स खत्म हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 5π/6। यानी कि इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स। अगर कॉस और सेक पड़ोसी है, इनवर्स में है, एंगल सेम है, वैल्यू विल बी π/2। जाने थे क्या 3? सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। दूसरा है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2। तीसरा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, ठीक है। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट जो अभी तक हम लोग लगभग तीसरी बार कर रहे हैं ना, π/2, ठीक ना। अब मॉडल सेट नंबर 1 में बेसिक और आसान क्वेश्चन लिए गए और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक ना। कुछ टॉप क्वेश्चन लेंगे जो पूछे जा रहे होंगे इस बार के बोर्ड में, मतलब इंपॉर्टेंट। तो इस सेट में कहीं ना कहीं आसान क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपको एल्गोरिदम बनाए, इंटरेस्ट जगाने का प्रयास करें। इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा।